गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सिट डाउन। तो आज अपने को टॉपिक मिला है सिविक्स में आवर कॉन्स्टिट्यूशन। भाई कोई भी जो नेशन है बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के रह सकता है तो इसका मतलब वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डिक्टेटरशिप है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इसका जो अपने को जो कोई भी लेसन अपने पीछे लिए हैं या आगे लेंगे सिविक्स में और इकोनॉमिक्स में, उनका पैटर्न क्या है कि अपने ऐसे टाइप में साथ में ऐसे भी सीखना है, ऐसे भी लर्न करना है, ताकि क्या आगे आप जो क्लासेज में आगे बड़ी क्लासेज में ऐसे लिखने होंगे तो आप पैटर्न पहले से ही पता होगा आपको आईएएस है, आईपीएस बनना है, किसी बड़ी नौकरी के अंदर जाना है तो वहां भी ऐसे आपको एग्जाम में लिखाएंगे तो वहां भी ये काम आएगा। तो ऐसे का एक पैटर्न होता है। अब मान लो इसी अपने और कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे लिखना है तो इसके अंदर क्या है कि सीधा ही शुरू कर देते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और बाद में लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एक क्या है, रूल बुक होती है, एक गाइड बुक होती है, ये लिखें। और फिर क्या है कि जो लास्ट वाला वो बीच में घुसेड़ दें, नंबर 0। हालांकि आपने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, सही लिखे हैं, एग्जाम छोड़ दे हो बड़े राजी होते हो, हम तो सब कुछ डाल गए पूरे में पूरे नंबर, जो कि 0 आएगा। तो एक पैटर्न होता है किसी भी लेसन को समझने का। तो सबसे पहले जो मतलब अपने इस आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो लेसन है, इसका आपने जो कोड बनाया है, चीट कोड बनाया है आपने, कि इसको 5 पैराग्राफ्स में अपने इसको लर्न करेंगे। तो सबसे पहला पैरा एज यूजुअल जैसे कि होता है, ऊपर क्या लिखा है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो व्हाट सीधा ही ध्यान में आता है कि व्हाट इज द टॉपिक, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने लिख दिया है चीट कोड व्हाट। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सेट ऑफ रूल्स है। सेट होता है ना किसी बात का, ये बुक का सेट है, ये फला सेट है, ये आपके ये जो नोटबुक्स का सेट है, ये पेपर्स का सेट है। तो ये क्या है कि रूल्स का सेट है। जो रूल्स हैं अपने देश के अंदर उनका एक प्रकार का सेट है, और वो जो रूल्स है वो अपने कंट्री के अंदर क्या है, ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत ही आवश्यक और कंपलसरी है। ऑर्डर मीन्स लॉ एंड ऑर्डर, कि कोई अफरा तफरी नहीं होनी चाहिए, सब नियमानुसार काम हो, सब रूल्स एंड रेगुलेशन के काम हो। उसको आप सेट ऑफ रूल्स कह सकते हैं कि इसके अनुसार उसमें लिखे हैं, उसी के अनुसार अपनी जो सोसाइटी का, अपने जो नेशन का है वो ऑर्डर मेंटेन करेंगे। उस इसको कॉन्स्टिट्यूशन को आप ये भी कह सकते हो कि भाई यही तो जो है रूल्स ही तो जो है कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है, यही तो अपने अंदर क्या है कि यूनिटी बरकरार रख रहा है। सारे किस तरह का अपना जो डाइवर्स कम्युनिटी है, तरह तरह की जाति के, तरह तरह की धर्म के, तरह तरह की नस्ल के, तरह तरह के अमीरी गरीबी के, तरह तरह के एरिया के लोग यहाँ पर हैं, सारे के सारे क्या है, उनका यूनिटी होने का फेविकोल क्या है, चिपके कैसे रह रहे हैं अपनी इसी सेट ऑफ रूल्स के कारण रह रहे हैं। ये सेंस देता है अपने को यूनाइट होने का देश के अंदर। इसको रूल बुक भी कह सकते हैं। जैसे कोई गेम खेलते हो आप, देखिए भाई, मतलब कोई भी गेम खेलते हो आप, उसके रूल पहले आप फ्रेम कर लेते हो, इसके अलावा रूल्स के अलावा फाउल होगा और वो क्या है कि उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब मान लो क्रिकेट मैच देख रहे हो आप, क्रिकेट में क्या आउट कैसे होगा, ये 9 प्रकार से आउट हो जाएगा। अच्छा, लिख लिया उसके अंदर, ये रूल बुक होगी ना। सेम इसी प्रकार से अपने को कैसे गवर्न होना है इस जनता को, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। रूल बुक, गाइड बुक फॉर हाउ द कम्युनिटी विल हाउ लॉ। कम्युनिटी अपने समाज में
लॉ जो है किस प्रकार का लॉ होगा? भाई हार्ड भी हो सकता है, इलास्टिक भी हो सकता है, और यूं कहिए कि अफरा तफरी वाला भी हो सकता है। तो एक लॉ है, जैसे अमेरिका में क्या लॉ कि वहां का जो प्रेसिडेंट है वो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है कि जो प्रेसिडेंट है वो वहां का जन्म से सिटीजन होना चाहिए, बाहर से लिया हुआ सिटीजन वो ना वो उस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो ट्रम्प प्रेसिडेंट है वहां, क्यों है कि वो वहां का बर्थ है उसका अमेरिका का, बाय बर्थ उसकी सिटीजनशिप है अमेरिका की। तो एक उनका एक वो लॉ है जिसके जिसके द्वारा की कम्युनिटी गवर्न होगी, टू बी गवर्न बाय द लॉ। और बिल्कुल रिटर्न है और है, तो इसका मतलब फेयरनेस होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि रूल्स को ओवरकम करके आप जो है काम कर लोगे। कॉन्स्टिट्यूशन यदि है तो रूल्स को ओवरकम करके आप काम नहीं कर सकते, इसलिए फेयरनेस होगा, आपको जस्टिस दिया जाएगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा। आपको फ्रेटर्निटी होगी, भ्रातृत्व होगा, समतावाद होगा, बराबर के समझे जाएंगे, इक्वलिटी होगी, कहने का मतलब है कोई कास्ट क्रीड रिलीजन रीजन से क्या है कि अनइक्वलिटी नहीं होगी, और लिबर्टी होगी, आजादी होगी, कहीं भी आप फ्री हो, आप कहीं भी सारे देश में जाने आने के, जहां जहां ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का अपने, जब ये गाइड बुक है, रूल बुक है और है, तो ये चलो इस ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में अपने थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया, वी हैव डिस्क्राइब्ड द पॉइंट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये अपने इंडिया के अंदर जो है वो कितने समय में बना, कब बना? अपने इंडिया के अंदर इसको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाले जो बड़े बड़े नेता थे, अंबेडकर, मिस्टर राव, अयंगर, और आपके बलवंत सिंह वगैरह, और जो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उसमें एक ड्राफ्ट कमेटी होती थी जो लिखती थी असेंबली में, जो भी पास होता ला उसको वो लिखती थी, रिटर्न करती थी, वो उसको ड्राफ्ट कमेटी कहते थे। तो असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अब जो है वो असेंबली कौन सी है? लेजिस्लेटिव असेंबली है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तो बन गई और मिट गई, ये है बात है आजादी से पहले की। जब आजाद हुआ भारत तब तो अपने को लेजिस्लेटिव असेंबलीज मिली। आजादी से पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी जिसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। कितने टाइम में बनाया ये? 2 साल, 2 years, 11 months, 18 days। देखिए आप कितना लंबा समय, एक एक बात को बारीकी से यूं कहिए कि बहुत ही गहराई से डीपली डिस्कस करके इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया। इस बुक को लागू कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सारे सारे ला 49 को लागू नहीं किए गए थे। कुछ एक जो लॉ है इस कॉन्स्टिट्यूशन के 26 नवंबर 49 को लागू किए गए, लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को बाकी थे वो सारे के सारे लागू कर दिए गए। अब आपको समझ में आ गया कि आप जो है सर्दी के अंदर 26 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, मनाना है, भागते हो आप सर्दी के अंदर, क्यों? क्योंकि इस दिन जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ बनाया था वो पूरा पूरे देश में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। कितनी लैंग्वेजेस के अंदर मतलब इसमें कितनी जो लैंग्वेज है, भारत में तो बहुत लैंग्वेज है, लगभग आपको 600 तक बोलियां मिल जाएंगी।
थोड़ा सा दूर जाओगे एक अजीब तरह की बोली बोलने लग जाएंगे लोग। मतलब डाइवर्सिफाइड है बोलियां तो उसमें क्या है कि 22 लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन में अथेंटिकेट की गई है। और ये 22 लैंग्वेजेज जो है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 8th और 8th शेड्यूल में, अब तो शेड्यूल बढ़ गए, अब तो 12 शेड्यूल हो गए। जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो आपको पूछेगा हर कोई भी, हाउ मेनी शेड्यूल्स देयर द इनिशिएशन इन कॉन्स्टिट्यूशन? 8. What was the matter in the 8th schedule? Then you can say that there were languages descriptions were there in 22 languages 8th schedule। और इसमें जो कानून के जो आर्टिकल है, जो सेक्शन कही आप, सेक्शन ज्यादा समझ में आएगी, धाराएं ज्यादा समझ में आएगी। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो धाराएं हैं उनको बोला जाता है आर्टिकल, और दूसरे कानून है उसमें सेक्शन बोला जाता है, इसमें आर्टिकल बोला जाता है। तो आर्टिकल कितने हैं जब लागू हुआ? तो 295। अब क्या है कि मान लो 371 है, आर्टिकल 371 है, उसमें ए 371 ए, 371 बी, 371 सी, जी, एच, एफ तक जोड़ दिए। तो इस प्रकार से 400 से ज्यादा हो गए ये। लेकिन ओरिजिनली क्या है कि 395 आर्टिकल्स एंड इट हैज 8 शेड्यूल्स। इसको चलो आपने ये बता दिया, ये इससे लिखा हो, वो काली स्याही से लिखा हो, लाल स्याही से लिखा हो, पीली स्याही से लिखा हो, ये किताब है कहाँ है? इस किताब को लिखा था, उस बंदे की हैंडराइटिंग बहुत ही बड़ी अच्छी थी, अपनी तरह से गंदी नहीं थी। तो उसको हैंडराइटिंग के कैलिग्राफी, जो पेंटर होता है वो इस तरह से डिजाइन बना कर रखता है। एक क्लास का स्टूडेंट भी एक कैलिग्राफर है, जिसने ये ऊपर ये लिखा है, उसको कैलिग्राफर कह सकते हो आप। तो इस तरह से एक बुक के अंदर ब्लैक स्याही से कैलिग्राफी किसने की इस कॉन्स्टिट्यूशन में? प्रेम बिहारी वाजपेयी ने, जो 1966 में गुजरा। प्रेम बिहारी वाजपेयी ने डिजाइन बना के इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिटर्न किया। सॉरी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, ये ध्यान कर लेना, प्रेम बिहारी वाजपेयी। और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में व्हाट क्या है कि भाई ये ब्लेंड है। ब्लेंड का मतलब क्या है कि वो कोई खिचड़ी है क्या इसको, या पोरीज है, दलिया है? ब्लेंड कह दिया आपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लेंड। अरे भाई, सारे जितने भी वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी स्टडी करके उनमें जो अच्छी अच्छी चीजें थी वो अपने लेकर उनको फेविकोल से जोड़ के अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अच्छा, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है, जो इक्वलिटी की, जो फ्रीडम की, ये जो जीने की आजादी, ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो गारंटी है अपने को रहने की इस इंडिया के अंदर गारंटी, जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा गया है, ये फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए? मैंने पीछे बताया था कि डेमोक्रेसी की माँ को तो पढ़ना होगा, यूएसए को पढ़ा था आपने, याद है ना? तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने फंडामेंटल राइट्स है ना, उनकी किताब में से काट के अपने लिए आए। ये हमारा भी होगा। अच्छा, पार्लियामेंट्री सिस्टम
कि जो एमएलए होंगे वो अपना जो मेजोरिटी में एमएलए होंगे जिस पार्टी के, वो अपना लीडर चुनेंगे और गवर्नर को बताएंगे स्टेट्स में, और वहां जो है सेंटर में क्या है कि प्रेसिडेंट को बताएंगे ये हमारा लीडर है, ये हमारा पीएम है, ये हमारा सीएम है। और वो जो पीएम या जो सीएम है वो जो उन एमएलए के प्रति रेस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। वो जब भी एमएलए को वो अपने नेता की कारगुजारी पसंद नहीं आएगी तो उसको पलट सकेंगे, वो पलट सकेंगे। ऐसा नहीं जैसे ट्रम्प को एक बार बना दिया तो बना दिया, वहां कुछ दूसरे टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया? ब्रिटेन से ले लिया अपने, वहां की किताब से पन्ने काट लाए, उनके सामने ही फाड़ के लाए थे, चुराए नहीं थे। और उसमें इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जो चौथा पार्ट है, फोर्थ फोर्थ जो 22 पार्ट्स हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत लंबा चौड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा, क्योंकि जगह जगह से काट काट के लाए हैं अपने, तो दुनिया का सबसे लंबा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आगे पर बात करेंगे। तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखे हुए हैं फोर्थ पार्ट में कि जो सरकार का काम होगा वो वेलफेयरिज्म होगा, सारी जो सिटीजन्स हैं उनको सुविधाएं, जो फैसिलिटीज है, ये फैसिलिटीज जो है मुहैया करवाएगा, इसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं। डायरेक्शन दिए गए सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन में। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहां से चुरा के लाए? अपने नहीं चुरा के नहीं लाए, कहां से काट के लाए? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे ड्यूटीज है, ड्यूटीज जो है रशिया से ले आए, तो कहने का मेरा ये मतलब है कि ये अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है, खिचड़ी है, इसमें कोई उलाने वाली बात नहीं है। तो जो बनाने वाले वो ये कह के गए कि हम बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लाए हैं आपके लिए और बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खिचड़ी आपको खिलाएंगे, आप जीवन भर के आएगी, इस देश के अंदर स्वस्थ रहोगे, हेल्दी रहोगे। अच्छा, चलो ये मैं समझता हूं आपको एक पैरा जो है व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी मेरे हिसाब से। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। अब बात आता है कि ठीक है वो तो देख लिया, अच्छा ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ये इसकी जरूरत क्या पड़ी भाई, क्यों क्यों बनाया इसको, वाई इट इज। सेकंड पैरे पर आते हैं, बताते हैं आपको वाई इट इज। सेकंड पैरे में अपना एक ऐसे चल रहा है लाइन से, उसमें फैक्ट्स लाइन से लिखने पढ़ रहे हैं और लाइन से याद करना। हालांकि हालांकि हुए इन द lower level classes it is sufficient to learn the facts, but in higher classes when you want to be an IAS and IPS, then you will face this in the form of essay. Why should not you learn in the initiation of this learning? तो अब की why it is, मैं बार बार अपने जो सिविक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो बार बार ये आता है कि भाई रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, कोई राजा महाराजा के बोलेगा नहीं है इसको हाथी से कुचलवा दिया जाए, इसको सिर कलम कर दिया जाए, और कि ये मोदी जी देखो मोदी जी क्या बोलेंगे वही कानून है, ऐसा नहीं है। मोदी जी को सरकार चलाने के लिए, मोदी जी को लॉ इंप्लीमेंट करने के लिए वो बुक देखनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। बुक में जो है
वो एक लो है। कहने का मतलब क्या हुआ, एस्टैब्लिशिंग द रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन से। और कॉन्स्टिट्यूशन से क्या है, मेंटेनिंग यूनिटी अमोंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइड जो है ही अपने तरह तरह की जात धर्म नस्ल एरिया भाषाएं यहाँ पड़ी हैं इंडिया के अंदर। तो डाइवर्सिफाइड सोसाइटी तो है ही, उनमें यूनिटी कैसे पैदा की जाए, उनमें यूनिटी कैसे पैदा की जाए। मोदी जी ये बोल देते हैं कि नहीं है, इसलिए सरकार सरकार का जो रिलीजन है धर्म है वो तो ईसाई रहेगा। मोदी जी के बस की बात थोड़ी है कि ईसाई रहेगा। इट हैज बीन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार भी धर्मी है। ये नहीं कह सकते आप, जैसे नेपाल सरकार का धर्म क्या है, नेपाल सरकार का धर्म जैसे कहते हैं ना, ये हिंदू धर्म है, पहले होता था राजा के समय, हिंदू धर्म वाली सरकार है। जैसे आज है ईरान में, ईरान में क्या है बोले, इस्लामिक इस्लामिक नेशन है, इस्लामिक इस्लाम धर्म है वहां सरकार का, अपने नहीं कह सकते भाई। वहां चल जाता है, वहां के सारे क्या है कि यूनिफाइड है, डाइवर्सिफाइड नहीं है। यहाँ तो डाइवर्सिफाइड है। वो कहेंगे आपने इस्लाम कैसे ले लिया सरकार का धर्म, दूसरे कहेंगे सिख होना चाहिए, तीसरे कहेंगे जैन होना चाहिए सरकार का धर्म। तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा सोसाइटी में। तो इसको मिटाने के लिए, इसको इलाज करने के लिए एक शब्द आया सेकुलर, जिसका मतलब क्या है, देयर विल बी नो रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट हाउएवर इट मे प्रोपागेट। आप गए सरकार के पास तो हमारा कोई धार्मिक भवन बना दीजिए, तो सरकार बना सकती है, लेकिन सरकार का खुद का कोई धर्म नहीं हुआ। इसी पॉलिसी को कहते हैं सेकुलर। एंड इक्वलिटी, कोई धर्म क्रीड वगैरह बार बार अपने डिस्कस किया है कि इक्वलिटी होगी, समान है सारे, जेंडर से और से सारे समान है। तभी हमारे अंदर क्या है कि एक यूनिटी है इस देश के अंदर, ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या लिखा है इस कॉन्स्टिट्यूशन में, इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब मान लो कोई पार्टी है सत्ता में, मान लो यही यही सत्ता के गवर्नमेंट में है, बीजेपी पार्टी है, और ये यदि क्या है कि मैं संविधान को नहीं मानता, संविधान में जो लिखा हुआ है चुनाव फेयर होंगे और चुनाव के समय कोई पीएम सीएम और ये कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग होगा, होता है ऐसा। उसमें कोई भी क्या है कि वो पीएम सीएम मिनिस्टर ये सब दरकिनार कर दिए जाते हैं, अभी कुछ नहीं हो, आप सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। क्यों कि फेयर फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फेयर इलेक्शन होंगे तो क्या है कि कोई मिसयूज नहीं होगा, फेयर इलेक्शन होगा और फ्री इलेक्शन होगा, तो जो डेमोक्रेसी है आगे भी 5 साल डेमोक्रेसी रहेगी, फिर से चुनाव होगा, फिर आगे भी डेमोक्रेसी रहेगी, और इस तरह से अपने फेयर और फ्री इलेक्शन करते करते कितने साल हो गए। मैं सोचता हूँ बस 47 से लेकर अब तक, मतलब 50 में पहला चुनाव, 50 में हुआ, 51 में पहला इलेक्शन हो, उसके बाद में कितने कितने ईयर चले गए फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते और अपने डेमोक्रेसी बरकरार। यदि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो एक पार्टी राज कर रही होती चीन की तरह से, वही राज करती होती। जैसे चीन में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी राज कर रही है, तो कितना बड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता नागरिकों। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्डर, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए, जो बात है वो सारी के रिटर्न में लिख दी। इससे क्या है कि जो कानून कायदा जो भी है इस देश का वो स्टेबल है। ऑर्डर जो है, नो बॉडी कैन डिस्टर्ब दिस ऑर्डर।
that I am the dictator, I am the powerful man. Nobody is so powerful than constitution. आपको मैं समझता हूं दूसरा पैरा, पहला जो व्हाट क्या था, क्यों था, क्यों है ये बता दिया आपको रीजंस। अब आइए इसके अंदर बार बार बस यही करें कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें ऐसे कौन से फीचर्स हैं, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अपने इंडिया के स्पेशल, अपने आवर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो इंडिया के में कौन से फीचर्स इंपॉर्टेंट है। मैंने बता दिया था सारी जगह से कटिंग कर करके लाया हुआ, लेंथीएस्ट और लॉन्गेस्ट है और रिटर्न है। जैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न नहीं है, वहां वो रिवाज है। जिस तरह से अपने शादी ब्याह में होता है ना कि कोई शादी है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करो, हालांकि कोई किताब में नहीं लिखा हुआ, लेकिन क्या है कि अपने अपने सब ये कॉन्स्टिट्यूशन मानते, गणेश जी की पूजा करो और फिर ये होगा, फिर फेरे होंगे, ये होंगे, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपने सब मानते हैं। वैसे ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही है, रिवाजों का कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन अपने यहाँ लिख दिया गया है, रिटन है। अब अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक दो पेज का ही है, बाकी सब रिवाजों से, मतलब सारी डेमोक्रेसी है, सब कुछ चल रहा है वहां, आराम सब कुछ मानते हैं, आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं उस एक दो पेज का ही। अपने क्या है कि डाइवर्सिफाइड है, आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, बिगाड़ करेंगे, इसलिए अपने के हर चीज को लिखना पड़ा और इसलिए लेंथीएस्ट और रिटन हो गया। जगह जगह से काट के भी तो लाए ना। सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसका, इंडिया का। फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटी बेसिस, यूनिटी बेस। फेडरल्स का मतलब क्या हुआ कि पावर का डिवाइडेशन। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स है 28 अपने, वो स्वास्थ्य का, मतलब डॉक्टर्स का, पुलिस का, जंगलात फॉरेस्ट का, पीने के पानी का, ये काम कौन देखेगा, ये पावर किसको है, स्टेट गवर्नमेंट्स को। अच्छा ठीक है, फिर मोदी जी क्या करेंगे कि उनका तो वो सेना को देखते हैं, आर्मी को देखते हैं, वो जो रुपये छापते हैं उनको देखते हैं, वो जो है फॉरेन से बातचीत करनी होती है किसी भी देश से उसको देखते हैं। ये पावर किसको है, ये स्टेट को नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को है। कहने का मतलब एक साफ डिवीजन किया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये आप देखोगे, ये आप देखोगे। इस चीज को फेडरल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेडरल कहते हैं। तो फेडरल जो फीचर है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का है, लेकिन यूनिटी बेस है। बेस क्या है, यूनिटी का। व्हाट डू मीन यूनिटी, कि जब यहां इमरजेंसी लग जाए, संविधान में लिखा हुआ इमरजेंसी लगा सकते हो, आपको गड़बड़ होती है तो इमरजेंसी लग जाए तो क्या होगा कि ये फेडरलशिप है ये खत्म हो जाएगी और सारा जो 28 स्टेट्स के जो अपने उनके जो सब्जेक्ट है, उनके जो पावर्स हैं वो सब छिन जाएंगे और मोदी जी के पास चले जाएंगे। ये यूनिटरी हो। जब जब इस देश में संकट आएगा, कोई वार होगा, कोई अंदर कोई बलवा हो जाएगा, तो सारे पावर मोदी जी के पास चल जाएंगे। इसलिए हमने कहा यूनिटरी बेस, यूनिटी बेस संविधान का अपने। तो कहीं लिखा होगा कि ड्यू टू द इमरजेंसी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट स्ट्रक्चर इज बीइंग इमर्ज। कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा फीचर इसमें से निकाला जा सकता है, बोले यूनिटी बेस का। एंड देर आर subject divisions are depicting in the constitution, the
what theme can we emerging out from our constitution? Federal structure. पार्लियामेंट्री सिस्टम, मैंने बताया ना प्रेसिडेंट को यहाँ पर ये पावर नहीं होते, रियल पावर किसके पास होते हैं? पीएम के पास है, मोदी जी। और मोदी जी ही क्या है कि वो जो मेजोरिटी के एमपी है, एमएलए है, उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, उनके प्रति जो है लायबल है। यदि वो नहीं चाहे कि मोदी जी हमारा नेता लीडर नहीं रहे तो वो पीएम हट जाएंगे। तो मोदी जी या पीएम जो है, जब मेजोरिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मेजोरिटी एमएलए या एमपी के लिए जो नेता है, लीडर रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ऐसे सिस्टम को आप पार्लियामेंट्री सिस्टम कहते हैं, जो ब्रिटेन से लाया हुआ। यूनिवर्सल फंडामेंटल राइट्स, अपने चौथा आता है, फोर्थ है फंडामेंटल राइट्स। ये भी आगे पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। यही तो जान है, यही तो हर्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको भी पढ़ना पड़ेगा एक पैरे के रूप में। तो फंडामेंटल राइट्स 6 हैं अपने, ये इसके अंदर लिखा हुआ, मतलब समानता का, घूमने फिरने की आजादी, समानता का, स्वतंत्रता का, रिलीजन का, पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का, ये सब जो है ना फंडामेंटल राइट इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। अगला पॉइंट, अगला फीचर अपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल, कोई भी वोट देगा, ऐसा नहीं सिर्फ पैसे वाले वोट देंगे, जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं वही वोट देंगे, नहीं, सारे लाइन में लगते हैं। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, सारे के सारे। लेकिन इसमें एक शर्त है, 18 ईयर का होना है। तो आप जो है ना वोट कब दे पाओगे? 18 ईयर के होंगे, तब जाकर आप क्या है कि इलेक्शन बूथ के ऊपर जाके लाइन में खड़े हो सकोगे। ये बात लिखी हुई है कि इसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जब आप अडल्ट हो गए 18 साल के, तब आप वोट डालोगे। अमेंडेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन कैन इवॉल्व विद टाइम। जैसे जैसे 80 ईयर हो गए अपने, बहुत सारे इसमें नई नई चीजें डाली हैं, अमेंड किया है, अमेंडेबिलिटी। लेकिन जो नीम है, जो मूल चीज है ओरिजिनल, इट कैन नॉट बी चेंज, अमेंडेड। ध्यान रखना है, फंडामेंटल राइट जो है वो नीम है, जड़ है इस कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें डेमोक्रेसी निकलती है, जिसमें सॉवरेंटी निकलती है, जिसमें रिपब्लिक निकलती है फंडामेंटल राइट से। ये जो है कोई भी सरकार चेंज नहीं कर सकती, नीम में तोड़ फोड़ नहीं कर सकती। ऊपर जो कलर वगैरह है और करना है मकान के, और वो कर लो आप। तो ये इस प्रकार की अमेंडेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में है अपने। सेपरेशन ऑफ पावर, 6th आ गया, सेपरेशन ऑफ पावर्स। मैं जब से अपने सिविक्स पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं लेजिस्लेचर, एमएलए का ग्रुप, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर और सीएम पीएम का ग्रुप, और आईएएस आईपीएस, और एक जुडिशियरी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो जज है, तीनों के पावर्स जो है ना अलग अलग कर दिए गए इस कॉन्स्टिट्यूशन में। हु विल मेक द लॉ? एमएलए और एमपी। यू मीन लेजिस्लेचर, तो लॉ कौन बनाएगा? हु विल मेक द लॉ? लेजिस्लेचर, ये काम आपका। इंप्लीमेंट कौन करेगा इसको? मिनिस्टर्स, आईएएस आईपीएस। यू मीन एग्जीक्यूट करेंगी, एग्जीक्यूटिव करेगी इंप्लीमेंट। अच्छा, कौन सा लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है, कौन सा नहीं है, कौन सा एग्जीक्यूटिव ने ओवर पावर किया है, कौन सा ज्यादा बना लिया है, डिक्टेटरशिप चल रही है, इस तरह की बात कौन देखेगा, इंटरप्रेट कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जुडिशरी करेगी। तो तीनों चीजें, मेकिंग, इंटरप्रेटिंग, इंप्लीमेंटिंग,
तीनों अलग अलग कर दिए। तो हुआ क्या, यूं समझो कि एक एक ठेले में 3 सुपारी है, वो आपस में टकराती रहती है, और कोई भी सुपारी देना सुपीरियर नहीं है, बराबर है। इसलिए अपने अपने जो कंट्री में क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर्स है इन तीनों संस्थाओं की, और सम अप के अंदर पढ़ेंगे उसमें ये बातें अपने सामने आती हैं इस कारण से। अब जो चौथा पैरा है, फोर्थ पैरा है, अपने क्या इलाबोरेशन करते हैं फंडामेंटल राइट्स के। इलाबोरेशन मीन्स, मैंने कहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट या बेस या नींव कौन है, आत्मा को, आत्मा वाला भाग कौन सा है कॉन्स्टिट्यूशन का, बोले फंडामेंटल राइट्स। तो इस हार्ट को तो देखना पड़ेगा भाई, इस आत्मा को तो देखना पड़ेगा। 6 फंडामेंटल हैं जो अगले पैरे में, इलाबोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स हैं कितने, 6। देखिए, इक्वलिटी चलता ही आ रहा अपने, इक्वलिटी इक्वलिटी, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बाय क्रीड, कास्ट एंड, इस तरह से बोलते हैं हमने, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। फ्रीडम, आप कहीं की टिकट बुक करा दे तो मस्ती से घूम रहे हो सारे इंडिया के अंदर, नॉर्थ साउथ हो, पहाड़ों में, जंगलों में, कहीं जा रहे हो, फ्रीडम, कहीं जाके आप बिजनेस कर सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। कुछ भी आप बोल सकते हो, कुछ भी आप अखबार में लिख सकते हो, कुछ भी आप क्या है कि सोशल मीडिया है इसके अंदर क्या छाप के पटक सकते हो। ये इंडिया में है, दूसरे देशों में अंदर कर सकते हैं। तो अपने को फ्री, राइट ऑफ फ्रीडम है जो मूल अधिकार है। तीसरा जो फंडामेंटल राइट्स है, आप कोई शोषण नहीं कर सकता, एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। जैसे अपने जेंडर के मामले में पढ़ा था ना, ये बराबर अधिकार है। ऐसा नहीं कि घर का काम सिर्फ और सिर्फ औरतों की ड्यूटी है, या बच्चे क्या है कि होटलों पर काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बंधुआ मजदूर जो है पीढ़ी दर पीढ़ी काम किए जा रहे हैं ईंट भट्टों पर या फैक्ट्रियों में, कि तेरे बाप ने उधार लिए थे, नहीं चुकाया, वो मर गया, तू चुका, अब तू काम कर, तेरी मजदूरी से काटूंगा। ये शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है। तो एंटी एक्सप्लॉयटेशन फंडामेंटल राइट्स है अपने। अब आइए, और क्या आदमी से संबंधित क्या चीज हो सकती है। आदमी क्या है कि धार्मिक भी होता है, अपने गॉड को भी याद करता है, जो भी गॉड मानता है उसको याद करता है, रिलीजन। ये पूजा पाठ कैसे चल रही है, पुलिस आकर डंडा नहीं मार सकती। ये नमाज वगैरह कैसे चल रही है, डंडा नहीं मार सकती। क्यों, फंडामेंटल राइट्स है। किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करने का और उसको फॉलो करने का फंडामेंटल राइट्स है। 4 बता दिए मैंने, 4 फंडामेंटल राइट्स। और फिर 5वां कल्चर और एजुकेशन। भाई हम तो फेरों से और अग्नि प्रज्वलित करके शादी का हमारे कल्चर है। हमारे तो माता की चौकी लगाने का वो है। हमारे तो क्या है कि श्रावण में हरिद्वार जाने का और कावड़ लाने का हमारे तो कल्चर है। ये पहनने का कल्चर है, बसंत पंचमी को पीले कपड़े पहनने का कल्चर है। आपको पुलिस रोक नहीं सकती। क्यों, फंडामेंटल राइट है ये आपका, FR है, फंडामेंटल राइट है ये आपका। और आप कहीं भी कैसी, चाहे इंग्लिश पढ़ो, हिंदी पढ़ो, या पंजाबी पढ़ो, और पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आप कोई साइंस की पढ़ाई करो, या कुरान की आयतें पढ़ो आप, या आप वेद पढ़ो, या आप उपनिषद पढ़ो, या गीता पढ़ो, शिक्षा का आपको अधिकार है। ये कल्चरल एंड एजुकेशनल फंडामेंटल राइट्स है। अब ऐसा लिखा होने के बावजूद भी, 6 पर आ रहा हूं मैं,
ऐसा लिखा होने के बाद भी क्या है कि पुलिस आगे डंडा मारे और आपको क्या है कि अरेस्ट कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ऊपर से ऑर्डर आया है सरकार का। तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे जा सकते हो, चाहे सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाइए, चाहे सीधे आप हाई कोर्ट में जाइए, और तुरंत क्या है कि जिसने भी इस तरह के ऑर्डर दिए कि पकड़ो, ये करो, वो करो, उसकी नौकरी खा सकती है, सरकार को हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की। आपने आपने बेस के ऊपर अटैक कैसे किया कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं। मतलब हमें तो राइट्स है, हमें तो राइट्स है, हमें तो सत्याग्रह करने का राइट्स है, सड़क को रोकने का अधिकार है, हमें तो रोक लेंगे, किसी को आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। और हमें तो क्या है कि जो झंडे का अपमान करने का अधिकार है, हमें तो क्या है कि जो आजादी दिलाई महात्मा गांधी का अपमान करने का अधिकार है, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता है। हम तो महात्मा गांधी के खिलाफ बोलेंगे, हम तो ये करेंगे, हम हमारे भारत का जो शानदार जो इतिहास रहे है उसकी बुराई करेंगे, फला करेंगे, ये करेंगे। नो, आपके पास राइट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब कि राइट्स का आप मिस यूज करो। आपकी ड्यूटीज भी है कुछ, ये बाद में डाला है ड्यूटीज, 11 ड्यूटी गिनाई गई है। हालांकि कोई पूरा नहीं करता तो सजा वजा नहीं होती, इसमें सजा का प्रावधान नहीं रखा गया। तो आप झंडे झंडे का है, राष्ट्रगान का है, आजादी के जो जिन्होंने आजादी वाले नेता है उनका, सबका मतलब सम्मान करोगे आप, यहाँ की संस्कृति का सम्मान करोगे आप, ये ड्यूटीज हैं। तो फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ क्या है कि ड्यूटीज भी है, ध्यान कर लेना। ये पहला आ गया इलाबोरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। ड्यूटीज मैंने लिखा है 11। लग रहा है कुछ बच्चे आंखें मूंद रहे हैं, मतलब इसको वाइंड अप करना पड़ेगा। लास्ट में जो फिफ्थ पैरा है, समअप। समअप जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 22 पार्ट्स है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है स्टेटमेंट है, इंट्रो स्टेटमेंट है वो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, उसको प्रीएम्बल कहते हैं। देखिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द प्रीएम्बल? कि 22 पार्ट्स के ऊपर या जो इनिशिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द स्टार्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समथिंग इज बीइंग रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा जा रहा है वहां पर, लिखने वाला लिखा है, उसको प्रीएम्बल कहते हैं। प्री प्री मतलब पहले पहले। कोई ये कहे कि 22 पार्ट्स है, उसके सबसे पहले क्या है? प्री, उसको प्रीएम्बल कहते हैं। उसमें 5 चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बात है, 5 चीजें। देखिए मैं एक एक एसडीआर एसएस, एसडीआर और एसएस, इसको अपने प्रीएम्बल में क्या है देख लेते हैं। व्हाट डू मीन एस? सोवेरेन। सोवेरेन मीन्स सत्ता, पावर नागरिक में, आप में। अरे आप वोट दे क्या किसी को भी हरा सकते हो, जिता सकते हो, सरकार बना सकते हो, गिरा सकते हो आप वोट देकर। तो आप हो गए ना सोवेरिन। ताकत जो पावर है आपके अंदर है, न कि किसी कोई अंग्रेज के पास कि वो आपको ताकत दे रहा है। दूसरा कोई ताकत नहीं दे रहा आपको, उसको कहते हैं सोवेरिन हो आप। डी डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, जनता पार्टिसिपेट करती है वोट देकर, डेमोक्रेसी। रिपब्लिक, देखिए इंग्लैंड में डेमोक्रेसी तो है, वोट तो सारे देते हैं वो गोरे, लेकिन वहां रिपब्लिक नेस नहीं है, रिपब्लिक नहीं है इंग्लैंड। ये क्या चक्कर है? हाँ, जो स्टेट का जो हेड होगा, जो
खासम खास सिंह, यहाँ कौन है? द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट। वो कोई राजाओं की बेटी या राजा से इस तरह से आई हुई है, या वोट दे के आई हुई है? वोटों से आई हुई, वोटों से आई हुई, इसलिए उसको कहते हैं रिपब्लिक। तो शुरू में देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो प्रेम बिहारी वाजपेयी ने ये लिखा होगा, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, प्रियम्बल में। बाद में क्या है कि इमरजेंसी के अंदर दो शब्द और डाले गए थे इसमें, सोशल, एसएस, सोशलिज्म, मतलब सबके पास बराबर धन का बंटवारा, इकोनॉमिकली इक्वल होने चाहिए। ये सोशलिज्म, समाजवाद, जिसको समाजवाद कहते हैं हिंदी में। और सेकुलरिज्म मैंने बता ही चुका आपको, सेकुलरिज्म। ये दो जो है ये बाद में 1975 में डाले थे इंदिरा गांधी ने, और ये 1950 से ही लागू है। ये अपना जब संविधान लागू हुआ, ये तीनों बातें SDRSS ये प्रियम्बल में लिखी हुई, शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान कर लेना। ये लिखते हुए कि इसी इसी टॉपिक्स के अंतर्गत ये सारा संविधान लिखा हुआ है, इसी प्रियम्बल के अंतर्गत ये सारा संविधान लिखा हुआ है। तो अब आपको कोई ये बोलता है कि आप वेज हो या नॉन वेज, आपके खाने का प्रिंसिपल क्या है, आप एक शब्द में बता दो, हम तो क्या है कि वेज हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फटाक से हर कोई समझ जाएगा वेज है, इसका मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का, चाहे मछली का हो, बकरे का हो, किसी भी जानवर का ये मीट वेट पसंद नहीं करते, घर के बाहर रखते, अंडे तक पसंद नहीं करते। अच्छा, आप वेज हो। तो ऐसे ही ये सिद्धांत है, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिज्म एंड सेकुलरिज्म। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है, सारा बनाया गया है। तो ये हमारी थीम थी, ये की कॉन्सेप्ट थे, जिस ये व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट in which in the light of key concepts our constitution is written, लिखा जाता है। ये पांचों की कंसेप्ट आ गए आपके। तो लास्ट में जब आप लिखोगे इसमें, तो आप क्या लिखोगे कि हम तो लास्ट में ये लिखेंगे कि इस प्रकार से जो भारत का जो संविधान है वो इक्वालिटेरियन है, समतावादी है, बराबर, सबको बराबर, इक्वलिटी। फिर इक्वलिटी आ गई। अब आपको इक्वलिटी ने तो हमारा माथा खा लिया, डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी, इक्वलिटी, माथा खा लिया। और फिर लास्ट में भी क्या है कि जो सिविक्स का एंड कर रहे हो तो ये इक्वालिटेरियन, मतलब इक्वलिटी है, समतावादी हो, बराबर हो। 5 पैरों में अपने अवर कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, 5 पैरों में। अब देखो, हाँ वो क्या, कौन सा कागज है वो दे लाओ, जो क्वेश्चन आंसर क्या कह रहे थे आप, क्वेश्चन आंसर। हाँ, पहला क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन अपनी खिचड़ी है, ब्लेंड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से देश से लिया गया, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन लिया गया? आयरलैंड से। ये पूछ सकते हैं फंडामेंटल कौन से देश से लिया गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन से देश से लिया गया। आपने पूछा डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से लिया गया। सेकुलर शब्द क्यों डालना पड़ा? ये सेकुलर, व्हाट डू मीन सेकुलर? कि गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, इसको सेकुलर कहते हैं। समझ में आ गया ना? देयर विल बी नो रिलीजन ऑफ द गवर्नमेंट, इट मीन्स गवर्नमेंट इज सेकुलर। अच्छा, हम कैसे कह सकते हैं इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल है, हाउ कैन वी से दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल?
आपने पूछा है दूसरे बच्चों को आता है, बताओ। अरे भाई सब्जेक्ट डिवाइड हैं स्टेट के और सेंटर के। क्लियर कट डिवीजन है पावर्स के। कोई भी एक दूसरे के अंदर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, ना सेंटर कर सकता है ना स्टेट कर सकता है। इस प्रकार के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? फेडरल। क्या कहते हैं? फेडरल। सब्जेक्ट डिवीजन हो उसको फेडरल कहेंगे अपने। पार्लियामेंट्री सिस्टम, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? रियल हेड इज पीएम। गवर्नमेंट से रियल हेड इज पीएम and not president. Real head, real power invested in PM, and he is also responsible for the majority of the, also responsible for the parliament, also responsible for legislatures. इस बात को कहते हैं अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। वही फंडामेंटल राइट्स पूछे हैं आप लोगों ने। फंडामेंटल राइट्स 6, फंडामेंटल राइट्स 6 जो है बताए हैं मैंने। 6 फंडामेंटल राइट्स। इक्वलिटी, इक्वलिटी, फ्रीडम, फ्रीडम, इस तरह से 6। और आप जब इन 5 का कोई पुलिस आकर आपका मतलब राइट्स देवे नहीं, राइट्स के खिलाफ कोई पुलिस काम करे, तो आप कहां जाओगे? हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने का हमें फंडामेंटल राइट्स है, 6 ये, हम वहां चले जाएंगे। व्हाट डू मीन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? 18 ईयर, वोट, अडल्ट होंगे हम तो वोट देंगे। सेपरेशन ऑफ पावर, व्हाट डू मीन सेपरेशन ऑफ पावर इन कॉन्स्टिट्यूशन? लेजिस्लेचर 3 बताए थे, लेजिस्लेचर 3 और जुडिशरी। इनके अलग अलग इंप्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन और मेकिंग, अलग अलग इनके तीनों के अलग अलग पावर है। तो व्हाट डू मीन फंडामेंटल राइट्स? गारंटीज। किस बात की गारंटीज है कॉन्स्टिट्यूशन में? आप बोलोगे फंडामेंटल राइट्स की 6 जो हैं वो 6 ये। और ये 5 का वायलेशन होने पर आप कहां पहुंच जाओगे शिकायत लेकर? हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहुंच जाएंगे, जुडिशरी में पहुंच जाएंगे और उसकी नौकरी खा जाएंगे पुलिस की। की कॉन्सेप्ट क्या है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का? आपने पूछा है की कॉन्सेप्ट बताइए। SDR, SS, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, सोवेरेन, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक, ये की कंसेप्ट हैं। इसी के अंदर क्या है कि जैसे एक फैमिली का मैंने बताया ना, की कंसेप्ट क्या है खाने में? की कंसेप्ट ये है कि हम वेजिटेरियन है। फिर उसमें सारे टाइप के मेनू बनाए रखते हैं अपने, ये हाँ ये लो, दाल लो, भात लो, ये लो, हाँ पापड़ लो, हाँ अचार ले लो, अचार ले लो, वो ले लो, ये लिखा हुआ फिर अपने मेनू में बना लेते हैं। तो की कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का ही प्रियम्बल, जो 5 मैंने बताया, SDR और SS। ये हाँ ये क्वेश्चन अच्छा पूछा है मैंने। ये वैसे फंडामेंटल राइट्स है कि इंडिया के अंदर छुआछूत के लिए कोई स्थान नहीं है। देयर विल बी नो रूम फॉर अनटचेबिलिटी और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स। ये किसने कहा था भाई? यहां दारू के लिए MK गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था
कि यहाँ छुआछूत के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है और यहाँ शराब के लिए भी कोई जगह नहीं है। लेकिन देखिए, महात्मा गांधी को कोई नहीं मानता, खूब दारू पीते हैं, खूब ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो कि महात्मा गांधी ये कह कर गए थे। हाँ, एक बात जरूर है, गुजरात में और बिहार में, गुजरात में तो शुरू से ही है, वहां नशाबंदी है। कोई भी यदि दारू पीता हुआ है, दारू बेचता हुआ वहां पकड़ा जाता है तो उसको काफी लंबी सजा होती है और वो अंदर कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा। कम से कम भारत ने महात्मा गांधी पर गुजरात में नशाबंदी करके तो कृपा कर रखी है, डायलॉग की रक्षा कर रखी है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज अपना सिविक्स का पूरा होता है और फिर इस बड़े रूप में अगली क्लासों में जब पहुंचोगे तब मिलेंगे। थैंक यू।